हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिजल्ट के बारे में रहने वाला है और फर्दर जो आगे आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो है इवनिंग के टाइम पर आप सभी कैंडिडेट्स का अपना रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका रिजल्ट इसमें नहीं आएगा वो कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट 1 या 2 दिन बाद चेक कर पाएंगे। हर साल एम्स क्या करता है कि लगभग 1-2 दिन बाद सभी कैंडिडेट्स का जिसका इस पीडीएफ में नाम है या जिसका पीडीएफ में नाम नहीं भी है तो उन सभी कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड रिलीज करता है। ठीक है, तो वो उसका जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तब आप सभी कैंडिडेट जो अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे और बाकी जो आगे का प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ इस साल जा सकती है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है, तो ये है कि देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इस चीज के लिए पैनिक कर रहे हैं कि भाई सबका जो स्कोर है वो 99 है, 98 है, 95 मार्क्स है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्कोर यहाँ पर लिखा गया है ये परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के आगे कैटेगरी लिखी है, उस कैटेगरी के आगे जो 92, 97, 99 आपको जो दिख रहा है ये परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कि इस परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या होता है। परसेंटाइल स्कोर और परसेंटेज स्कोर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और आप इस परसेंटाइल स्कोर से आप मार्क्स को जो है मतलब इवेल्युएट नहीं कर सकते कि आपके मार्क्स कितने आए होंगे। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इंडिविजुअल स्कोर कार्ड अपना देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ में उन्हीं कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया हुआ है जिन्होंने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अगर आपने ऑब्टेन करे हैं अपने एग्जाम में तभी आपका पीडीएफ में रोल नंबर दिया गया है। ठीक है, तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है अगर उनके 50 या 50 से ऊपर मार्क्स है तो उनका रोल नंबर इसमें है। ओबीसी अगर कोई कैंडिडेट है, ओबीसी से फॉर्म फिल करा था तो 45 मार्क्स अगर आपके मिनिमम होंगे एग्जाम में तभी आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में आया है। और अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो अगर उसके मार्क्स मिनिमम 40 रहे होंगे एग्जाम में तभी उस कैंडिडेट का रोल नंबर इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये है कि अगर उससे कम नंबर रहे, अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स 60 थे, हमारे मार्क्स 65 थे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हमारा रोल नंबर हमें नहीं मिल रहा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखो आपको बता दूं कि आपकी बात सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। पहली चीज तो ये कि अगर आप कह रहे हो कि हमने 65 अटेम्प्ट करे थे या 60 अटेम्प्ट करे थे या इतने मार्क्स आप सोच के चल रहे थे तो हो सकता है कि उसमें कुछ मार्क्स आपके नेगेटिव हो गए हो, क्योंकि कई बार ऐसी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हाँ हमने सही करे हैं बट कई बार वो गलत हो जाते हैं, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से उतने मार्क्स तो आपके जाते ही जाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मैंने 65 क्वेश्चंस करे हैं, 65 मार्क्स मेरे आने चाहिए थे, लेकिन पीडीएफ में नाम मेरा फिर भी नहीं दिख रहा है, रोल नंबर नहीं दिख रहा, तो मान लो अगर आपके 7-8 क्वेश्चंस गलत हो गए। ठीक है, सपोज 7-8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो गए यहाँ पर, ठीक है, मान लो अगर ऐसा होता है तो 65 में से अगर 10 आपके गलत हो गए, बचे कितने आपके पास? 55 मार्क्स बचे। अब 55 मार्क्स में से भी आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.33 की है। 0.33 का मतलब है कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका और जाएगा। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत करे तो इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा नंबर मतलब 3.33 मार्क्स आपके और यहां पर कट हो जाएंगे। तो जैसे अगर किसी के 55 थे तो मान लो माइनस होके नेगेटिव मार्किंग होके 52 के आसपास बचे। और कुछ कैंडिडेट्स के केस में ऐसा हो सकता है कि भाई 60 नंबर आ रहे थे और फिर आपने 7-8 क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो 7-8 क्वेश्चंस गलत हुए, उतने तो आपके माइनस हो गए, मान लो 52 बचे, लेकिन 52 के साथ साथ हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो 2-3 नंबर और गलत हो गए, जिससे हो सकता है कि अगर आप जनरल एडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म फिल करा था और वो 50 मार्क्स से आपके ऊपर नहीं आ पाए। तो पहला रीजन तो देखो ये हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि भाई यहां पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि भाई जिस भी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या जिस भी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा इजी होता है तो इजी वाली शिफ्ट में क्या करते हैं, बैलेंस मार्क्स को बैलेंस करने के लिए इजी वाले शिफ्ट के जो मार्क्स होते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स थोड़े से कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से क्या होता है, जिनका थोड़ा सा हार्ड आया होता है पेपर, जिस भी शिफ्ट में हार्ड आया होता है, डिफिकल्ट आया होता है थोड़ा सा पेपर, उसके वो जो सारे कैंडिडेट्स होते हैं उस शिफ्ट में उनको
थोड़े से ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये है कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए इजी शिफ्ट वाला जो भी पेपर होता है, अब ये पता कैसे चलता है कि भाई कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी था, कौन सी शिफ्ट का पेपर टफ था, तो वो पता चलता है जितने भी कैंडिडेट्स ने 8 जून को पेपर दिया होगा, जितने भी कैंडिडेट्स ने 9 जून को पेपर दिया होगा, तो 8 और 9 जून दोनों का ही एवरेज निकाला गया होगा, ठीक है। अब पता चला कि भाई 8 जून वाले जो 8 जून को हुआ था उसका जो एवरेज आ रहा है, मान लो आ रहा है वो 40 मार्क्स, मतलब सारे कैंडिडेट जितने थे उनके स्कोर को एड अप करके उतने ही नंबर से डिवाइड कर दिया तो उनका एवरेज आ गया, मान लो उनका एवरेज आ गया 40 नंबर। अब जो 9 जून को पेपर हुआ था, मान लो उनका एवरेज थोड़ा सा कम आया, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उनके सबके मार्क्स एड अप करे और उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर दिया, तो मान लो अगर 35 या 36 के आसपास आ रहे हैं, तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है एवरेज मार्क्स में, इसी से पता चलता है कि भाई कौन से शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था या कौन सी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा इजी था। तो इसी को मेंटेन करने के लिए इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स थोड़े से डिडक्ट किए जा सकते हैं और जिनका थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आया उनको थोड़े से बोनस मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब इन्होंने एग्जैक्टली अभी तक ये नहीं बताया कि भाई नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने प्रोसेस किस तरीके से लगाया है, क्योंकि इन्होंने मेंशन तो अपने रिजल्ट में जरूर करा है कि भाई हमने इस नोटिस नंबर के अकॉर्डिंग करा है, बट वो नोटिस मैंने वेबसाइट पर ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे भी कहीं पर नहीं मिला, क्योंकि वो आर्काइव जो फाइल्स होती हैं वेबसाइट पर उसमें भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। तो अब इसके पीछे का जो रहस्य है वो तो देखो मेरे को भी नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, बट ये है कि जो रिजल्ट आपके सामने है उसके सारे फैक्ट्स के बेसिस पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस आपके हो सकते हैं कि भाई मार्क्स आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है उतने नहीं आ पाए, नेगेटिव में चले गए, या फिर नॉर्मलाइजेशन का अफेक्ट कुछ पड़ा उस पर जिससे आपके मार्क्स थोड़े से कम हो गए, जितने आप सोच रहे थे उतने नहीं आ पाए। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हो सकते हैं। बाकी एक्चुअल रियलिटी क्या है वो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी तक इंडिविजुअल स्कोर कार्ड नहीं निकाला। तो इंडिविजुअल स्कोर कार्ड 1 से 2 दिन में आ जाता है जनरली, तो जब आ जाएगा उसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की और उन कैंडिडेट्स की जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हुआ है, जनरल कैटेगरी से भी 6000 समथिंग इन्होंने कैंडिडेट्स निकाले हैं उतनी रैंक तक, और ओबीसी में भी 6000 प्लस मतलब ये है उतनी रैंक तक इन्होंने कैंडिडेट्स को निकाला है, ठीक है। तो ये पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए लिंक एक्टिव हो चुका है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का, ठीक है। तो कल आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, ये इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट में भी आई थी। तो रिजल्ट में आप जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। रिजल्ट में इन्होंने ये लिखा था साफ साफ, जो सेकंड वाला आपका पॉइंट था, सेकंड वाला नहीं सॉरी फोर्थ वाला जो पॉइंट था, ठीक है। तो फोर्थ वाले पॉइंट में इन्होंने साफ साफ ये लिखा था कि भाई जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसकी स्क्रूटनी या वेरिफिकेशन के लिए उनको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और 19 तारीख से लेकर 22 जून 2024 तक उसको अपलोड करना होगा। तो 22 जून 2024 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। अगर अपलोड नहीं करोगे और वो वेरीफाई अगर नहीं होगा तो आपका जो कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है फिर जनरल कैटेगरी के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे, लेकिन तभी हो पाओगे जब आप उन्हें उसकी कट ऑफ को क्लियर कर रखा होगा। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से समझ लो, जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं अपना लॉगिन कर लें। लॉगिन कहां पे करना है, आपको वेबसाइट पे सर्च करना है, मतलब गूगल पे सर्च करना है bsccourses.aimsexams.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जब आप सर्च करोगे गूगल पर तो वहां पर एक लॉगिन आएगा, लॉगिन मतलब फाइनल रजिस्ट्रेशन करके आएगा, वहां पर एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड, ये चारों चीजें डाल के जब आप लॉगिन करोगे, जिस तरीके से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तो उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपके पास वहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट या अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करके जो है आप अपना सर्टिफिकेट 100 KB तक की फाइल साइज उसमें दिया हुआ है, आई थिंक 100 KB तक आपको करना है। तो फाइल अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी है तो आप उसको ऑनलाइन रिड्यूस कर सकते हो और उसको आप अपलोड कर सकते हो। तो वो प्लीज अपलोड जरूर कर देना, और क्लियर क्वालिटी में वो होना चाहिए। अगर वो ब्लर हुआ, उनको अगर कोई भी परेशानी हुई उसको समझने में या पढ़ने में, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है उनको मेल आता है, जिनका नहीं होता, जिनका एक्सेप्ट जाता है उन्हें कोई भी मेल नहीं आता। तो अपना मेल भी चेक करते रहना, ठीक है। तो ये बात हो गई उन कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन हो गया, मतलब जिनका रोल नंबर आ गया, सिलेक्शन नहीं हुआ अभी, जिनका रोल नंबर आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ की, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ एक बार बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो अपलोड करी थी, अगर आपको पूरा एनालिसिस देखना है इसका कि भाई लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, कितने मार्क्स पर कट ऑफ गई थी, तो वो आपको जो मतलब वो वीडियो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप उसको एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये है। अब देखो यहाँ पर ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये लास्ट ईयर की पीडीएफ है, 22 सितंबर 2023 को ये रिलीज हुई थी और इसमें लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स। तो ये ओपन राउंड जो था वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद तीसरा राउंड था काउंसलिंग का, जिसका रिजल्ट ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है इसमें आप देख सकते हो टोटल 7 पेजेस हैं और इसकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है द लास्ट रैंक एट विच द सीट एम्स हैज बीन अलॉटेड इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इज गिवन बिलो। तो इन्होंने ये बताया था कि भाई ये कैटेगरी वाइज लास्ट रैंक है जिन जिन कैंडिडेट्स को ओपन राउंड में सीट अलॉट कर दी गई है। तो यहां पर देखोगे जनरल कैटेगरी में 1846 गई थी कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी से 2413 रैंक तक सीट मिली थी, एससी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट था 7399 तक उसको सीट मिली थी यहां पर, और एसटी कैटेगरी में 7900 रैंक तक कट ऑफ गई थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3115 रैंक तक कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो अब ये रहा पिछले साल का, लेकिन पिछले साल से देखो बहुत ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते क्योंकि हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर साल कई नए फैक्टर्स आते हैं। अब जैसे इस बार क्या है कि सीट्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब पिछले साल के कंपेरिजन में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट मैं बता रहा हूं कि लगभग 20-25% या 20% के आसपास जो है सीटें इस बार इंक्रीज की गई हैं। ठीक है, तो वो सीट इंक्रीज हुई है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि साथ ही साथ पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कंपटीशन काफी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, काफी इंक्रीज होने का सेंस क्या बनता है, क्योंकि देखो पिछले साल उन्होंने एक ही दिन एग्जाम करवाया था, लेकिन इस साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हो गए कि उनके पास जगह नहीं थी कि एक दिन में वो सभी एग्जाम सेंटर्स पर अपने एग्जाम करवा पाए, इसलिए उन्होंने एग्जाम को 2 दिन में कंडक्ट करवाया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कंपटीशन जो है आप ये मान सकते हो कि 25 से 30% कंपटीशन भी आगे बढ़ चुका है। ठीक है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर क्या कंपटीशन बढ़ने का, आपको पता है कि भाई नीट स्कैम के ऊपर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, नीट डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, उसका रिजल्ट कब फाइनल होगा कब नहीं होगा। तो जहां तक ये है कि भाई अगर इसकी काउंसलिंग उस सबको मैटर को मतलब ये है कि सॉल्व होने से पहले अगर इसकी काउंसलिंग पूरी हो जाती है तो जिसको कैंडिडेट को सीट मिलेगी एम्स में वो अपनी सीट को सिक्योर करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे अगर 620 नंबर आ रहे हैं तो मुझे एमबीबीएस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बार आपको भी पता है कि भाई रैंक कितनी ऊपर नीचे इस बार हुई है नीट के स्कोर के बेसिस पे। तो ये है कि जिस कैंडिडेट को सीट मिलेगी वो यही सोचेगा कि अगर मुझे एम्स में सीट मिल रही है बीएससी नर्सिंग में तो एटलीस्ट मैं इसको ग्रैब करके रख लूं, बाद में नीट की काउंसलिंग में देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है देखो पेनल्टी आपकी सिर्फ 5000 रुपीज है, अगर आप सीट लेने के बाद छोड़ते भी हो तो 5000 रुपए देते हो और 5000 रुपए देने के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस रिटर्न हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर सबमिट करने होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बट ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी सबमिट मतलब इतनी जल्दी नहीं मिलते, मतलब ये कि 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम लग सकता है डॉक्यूमेंट्स को वापस लेने में, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, तो ये है, तो ये भी एक कंपटीशन का रीजन है। तो अब ये जो इस बार मतलब लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई है इसके बेसिस पर अगर आप इस साल देखोगे तो भाई मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि इन कैंडिडेट्स को सीट मिल सकती है ओपन राउंड तक अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं लास्ट राउंड तक। ठीक है, तो देखो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 1846 के आसपास गई थी, इस बार मैं ये मानता हूं कि भाई जनरल कैटेगरी से 2500 से लेके 3000 के बीच में कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ रैंक जा सकती है ओपन राउंड की। ठीक है, मतलब 3000 तक हम इसको मान लेते हैं, एक रफ आइडिया। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में मैं मानता हूं कि 4000 या 4500 तक मुझे लगता है कि भाई ओबीसी कैटेगरी से फाइनल सीट ओपन राउंड में मिलेगी। और एससी कैटेगरी में जो ये देख रहे हो आप 7400 के आसपास जो ये आंकड़ा है, ठीक है, ये जो नंबर्स है, तो मुझे लगता है कि एससी कैटेगरी में इस साल जो है 10,000 या 11,000 तक जो है रैंक पर सीट मिल सकती है ओपन राउंड की काउंसलिंग तक। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो वो भी 10-11,000 तक जाएगी कट ऑफ रैंक। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 3115 ये लास्ट ईयर की रैंक थी, तो इस बार मैं मानता हूं कि 4000 के आसपास ये रैंक जा सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, इसके बेसिस पर आप एक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में रख सकते हो कि अगर मैं ओपन राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हूं या करता हूं जो भी है, तो ये है कि आपको सीट यहां पर अलॉट हो सकती है। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। अब अगर कोई कैंडिडेट बोलता है कि भाई जनरल कैटेगरी है मेरी 6000 रैंक आई है, ठीक है, या 5500 आई है, तो भाई मुझे नहीं लगता उसका कोई दूर दूर तक चांस है। 4000 या 3500 तक जो है मैं उसका थोड़ा सा मतलब जनरल कैटेगरी की बात करें तो 3000 तक मतलब 2.5 से 3000 तक मैं उसके चांसेस मान सकता हूं कि भाई उसको सीट अलॉट हो सकती है। लेकिन 5000 या 5500 पे मुझे कोई दूर दूर तक ऐसा कोई चांस नहीं दिखता। बट फिर भी मैं आप सभी कैंडिडेट्स को यह सजेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपका पीडीएफ में रोल नंबर आया है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी के भी मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि भाई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी
आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। ये मैं सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस करता हूं। अब अगर मैं खुद ही ये बात बोल रहा हूं कि भाई 5,000 पे मेरे को नहीं लगता कि जनरल कैटेगरी में सीट मिल पाएगी, बट ये है कि अगर आप ट्राई कर सकते हो भाई, सेकंड राउंड तक तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है काउंसलिंग, उसके बाद ओपन राउंड की काउंसलिंग में 25,000 रुपए की आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है, जो कि 4-5 महीने बाद आपको रिफंड हो जाते हैं। तो अगर आप 25,000 रुपए देकर सिक्योरिटी फीस देकर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो तो आप जरूर करवाना। इस चीज के लिए मैं आपको जरूर एनकरेज करूंगा, ठीक है। बट ये है कि काउंसलिंग मतलब ये मत सोचना कि भाई मेरी 5,000 रहेंगे मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, मैं कुछ भी ना करूं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस करना होता है, वो मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा कैसे करना होता है, तो वो आप कर लेना। ओपन राउंड में भी अगर आप 25,000 रुपए अपने फंसाना चाहते हो या फंसा सकते हो 4-5 महीने के लिए, तो आप ओपन राउंड में भी जरूर पार्टिसिपेट करना, अगर आपके पास कोई और बैकअप ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता। तो अगर देखो कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं है तो भाई जितने हाथ पर मार सकते हो उतने हाथ पर मार लेना, ताकि भाई कोई भी सीट किसी भी एम्स में बीएससी नर्सिंग में मिल जाए तो एटलीस्ट 4 साल के बाद एम्स का ठप्पा आपके ऊपर लग जाएगा कि हाँ भाई एम्स से बीएससी नर्सिंग करा है। और ये है कि भाई करियर अपॉर्चुनिटीज तो भाई एम्स के बाद आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एम्स में क्योंकि देखो कंपटीशन ठीक ठाक अच्छा मिलता है, एनवायरमेंट अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, तो ये है कि भाई आगे जाके आप अपने आप को मतलब खड़ा कर लेता हूं वहां पे, ठीक है ना, अपने आप को सपोर्ट कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान रखना। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही होंगी, तो जिसको बातें समझ आ रही हैं अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी जो है जिसका नहीं हो पाया वो भाई एफर्ट करते रहो, ठीक है। बाकी जितनी भी आगे एग्जाम्स हैं, पीजीआई चंडीगढ़ का आ चुका है, बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल वहां ट्राई करो, ठीक है। नीट की काउंसलिंग होगी उसमें ट्राई करना, नीट का स्कोर अगर आपका ठीक ठाक है 400 450 300 350 है तब भी आप ट्राई जरूर करना जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो बस यहीं तक मैं अपना डिस्कशन रखता हूं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर कोई कैंडिडेट एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग मेरे मेंटरशिप में करवाना चाहता है, मेरे अंडर करना चाहता है, ठीक है, ताकि उसको कॉलेज मिल पाए, बेस्ट एडवाइस मेरी तरफ से अगर पर्सनली लेना चाहता है वो, तो खाली एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं, बल्कि अगर आपने एम्स बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करा है तो उसके लिए भी होगी वो, या फिर नीट का स्कोर आपके पास है, नीट का एग्जाम आपने दिया है, तो उसके बेसिस पर आप कहां कहां बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में मतलब कॉलेजेस ले सकते हो, अपने स्कोर के बेसिस पे आपको कहां कहां कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके बारे में मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, ठीक है। मेरा एक मेंटरशिप ग्रुप है या गाइडेंस बैच है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, उसका चार्ज ₹297 है। तो जिस कैंडिडेट को करना हो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे, लेकिन तभी आप मैसेज करें जब आपको जेन्युइनली वो ज्वाइन करना हो। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर पाऊं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप काफी सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर आप इस चैनल पर नए हो, ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।